नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056906523860892386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आपका एग्जाम 12 फरवरी को है पीटी का, ठीक है। टाइम बेहद कम है, रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस करिए। ये वीडियोस आपके लिए उससे कम में महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कहा जा रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने कैसर-ए-हिंद, है ना, ये एक तितली का नाम है, ठीक है, इसको स्टेट बटरफ्लाई के रूप में मंजूरी दी है। तो ये जो है हिमालयन फुटहिल्स में पाई जाती है कैसर-ए-हिंद, और अरुणाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट इन्होंने डिक्लेयर किया है। विकल्प ए को चुनेंगे हम। इसमें है कि कौन सा अब दुनिया का सबसे प्रतिबंधित देश है, सैंक्शनड, है ना। तो सैंक्शन से मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक जो सैंक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है, और भी अन्य प्रकार के किसी भी राज्य के ऊपर, जैसे कि उसको मतलब एक ग्लोबल लेवल पे, है ना, कह लीजिए बाधित करने के लिए अगर उसने कुछ गलत काम किया है। तो जाहिर सी बात है, अभी रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो उसी के क्रम में रशिया पे ही सबसे ज़्यादा सैंक्शन जो लगे हैं अन्य देशों के माध्यम से, ज़्यादातर उसमें इकोनॉमिक ये सैंक्शन है। तो उसी के बारे में बात हो रही थी। विकल्प इसमें हमारा डी जो है ये करेक्ट होगा। इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, ठीक है, तो ये कब होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? प्रतिवर्ष 8 मार्च को, ठीक। तो किस राज्य की सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो ये 2022 के, है ना, जो हमारा महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय, उसके अवसर पर इसको लॉन्च किया है हरियाणा की राज्य सरकार ने, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे है टी राजा कुमार, ठीक है, जिन्हें हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ठीक है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये टेररिज्म को जो फंडिंग होती है इन सबको रोकने की दिशा में कार्य करते हैं मुख्य रूप से, तो इनके अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये किस देश से संबंधित है ये बताना है। तो नाम चूंकि भारतीय जैसा लग रहा है लेकिन भारतीय है नहीं, ठीक है, सिंगापुर के हैं, ठीक। इसमें है कौन सी राज्य सरकार गैर कामकाजी माताओं, है ना, जो नॉन वर्किंग मदर्स होती हैं, हाउस वाइफ मान लीजिए, इनकी मदद करने के लिए एक योजना जिसका नाम है आमा योजना, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखेंगे। और राज्य की छात्राओं को, है ना, जो स्कूल की जो मतलब ये राज्य की स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट देने के लिए बहिनी योजना, ठीक है, इसको लागू करेगी। तो इसका अनाउंसमेंट जो है 2022 में मार्च में किया गया था सिक्किम की राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो विकल्प ए करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें देखिए भारतीय रेलवे, ठीक है, तो थोड़ा जैसे पारंपरिक लेवल से हट के इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है कि कुश्ती का जो खेल है उसको समर्थन देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसमें से किस सिटी में देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की जो है स्थापना कर रहा है? तो कुश्ती के लिए एक बहुत बड़ी जो है अकादमी, रेसलिंग अकादमी स्टैब्लिश की जा रही है इंडियन रेलवेज के द्वारा, ठीक है, दिल्ली के, न्यू दिल्ली के किशनगंज में, ठीक है। तो ए विकल्प को चुनेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक के संबंध में एक पुस्तक लिखी गई, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, है ना, अगली महामारी से कैसे बचा जाए, कुछ ऐसे समझ सकते हैं। उसके लेखक कौन है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर रहे बिल गेट्स, इनकी पुस्तक है। इसमें देखें भारत देश इसमें से किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में शून्य डीजल उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलेगा? तो आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कि जनरेटर वगैरह चलाते हैं ना, खेती के लिए ट्रैक्टर चलाते हैं, उसमें क्या होता है, एज अ फ्यूल डीजल का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि 2024 तक हम डीजल को रिप्लेस करेंगे नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज होते हैं ना एनर्जी के, ये रिन्यूएबल एनर्जी कह लीजिए, ठीक है, इससे रिप्लेस करने का लक्ष्य दिया गया था, जो है फरवरी 2022 में, लगभग 2024 में लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो वर्ष यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। आगे है कि कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का जो है पहला देश बना है, ठीक। तो जैसे मोस्टली ड्रोन वगैरह को ये जैसे देखेंगे तो मतलब सिविलियन एयर स्पेस जो होते हैं, जहाँ पे जो बड़ी फ्लाइट्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे इसको जो है अभी तक ऐसे अलाउ नहीं था। तो इसको अलाउ किया था सिविलियन एयर स्पेस में इजराइल ने, ठीक है, ड्रोन्स के जो फ्लाइंग को।
आगे देखें कि पूरी तरह से प्लास्टिक अपशिष्ट तटस्थ बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन सी बन गई है। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, बिल्कुल ही प्लास्टिक का एक तरीके से समझ लीजिए कि यूज़ नहीं है इनके जो कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स हैं, ये कंपनी जो है बनाती है। तो ये बन गई थी डाबर, है ना, डाबर जैसे वो च्यवनप्राश वगैरह आपने बहुत खाए होंगे, या और भी जो प्रोडक्ट आते हैं इनके। तो विकल्प डी जो है। आगे देखें कि इसमें से मौलिक अधिकारों में से कौन से को हटा करके एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये जो है आपका पहले आर्टिकल 19 है ना, सब क्लॉज 1F में राइट टू प्रॉपर्टीज था। ठीक है, इसको जो है अब फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई पूछे कि संपत्ति का अधिकार भारत में किस प्रकार का अधिकार है, तो दैट इज अ लीगल राइट, है ना, लीगल। तो ये आर्टिकल 300A को ऐड किया गया था इसके माध्यम से। तो अब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल अधिकार है, तो वही यहाँ पूछा जा रहा था, बी विकल्प को चुनेंगे। आगे है CAG की बात हो रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इनकी नियुक्ति जो है कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो भाग 5 संविधान का देखेंगे अनुच्छेद 148 में। ठीक है, 48 से लेकर के 151 के मध्य CAG से संबंधित प्रावधान दिए हैं। तो उसमें इनकी नियुक्ति का प्रावधान ये है कि अगर मान लीजिए 6 वर्षों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट वैसे प्रावधान है, परंतु अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 61 साल में अपॉइंट होता है तो ये मैक्सिमम एज होती है 65 साल, या तो उनकी 65 साल में रिटायरमेंट हो जाएगी, या अगर 61 से पहले मान लीजिए अपॉइंट हो गए तो 6 वर्षों के लिए कुल कार्य करेंगे। तो 2 कंडीशन होती है इसमें, दोनों को ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा, है ना, अर्थ्स ट्विन, इसकी संज्ञा दी जाती है। तो वीनस को आप देखेंगे, है ना, शुक्र, ये करेक्ट हो जाएगा। चूंकि देखेंगे सिमिलर होता है शेप और साइज अर्थ की तरह इसका। ठीक है, और ब्राइटेस्ट स्टार भी माना जाता है इसको, और इवनिंग तथा मॉर्निंग स्टार की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये सब फैक्ट जो है वीनस से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सबसे जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है। ठीक है, विशालतम ग्रंथि की अगर बात करें इन दिए हुए विकल्पों में से, तो हमारा लीवर जो होता है, यकृत, ये उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। आगे देखें कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान की संज्ञा दी जाती है, इसको लागू किया गया था। तो हमारा जो 5वां हमारा ये प्लान है ना, 5th, ये चल रहा था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। तो इमरजेंसी का टाइम पीरियड आप देखते हैं, उसी के बाद जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने इसको कैंसिल करके 1-1 साल के रोलिंग प्लान जो है वो लेकर के आए थे, जिसमें एक ही साल के, पिछले साल के मतलब असेसमेंट के आधार पर अगले 1 साल के लिए योजना जो है बनाई जाती है। तो 5वां हमारा जो प्लान है ये करेक्ट हो जाएगा बी। इसमें देखिए कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है, कोल के फॉर्म्स जो होते हैं, तो एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट, है ना, ये सब जो है कोयले के टाइप्स होते हैं। सीडेराइट जो विकल्प डी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आयरन यानी कि लौह जो होता है उसका ओर होता है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किससे देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए GDP की परिभाषा ही होती है कि किसी दिए हुए एक पीरियड ऑफ टाइम, इसमें हम ऑलमोस्ट 1 साल ऐड करते हैं, तो 1 साल के अंदर किसी देश के अंदर, है ना, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसका जो हमारा आउटपुट है उसको GDP के रूप में जानते हैं। तो अब देश के अंदर ये इंटरनेशनल सेक्टर काउंट नहीं करेंगे तो यही ऑड हो जाएगा। बाकी सर्विस सेक्टर से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसको काउंट किया जाता है इसमें। तो हम इसी को चुन लेंगे, बी विकल्प को। देखिए जो ऑडियो होता है, ठीक है, उसको डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, तो उसी क्रम में यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा सामान्य परिस्थितियों में पेड़ के पत्ते जो होते हैं, है ना, गर्मियों में जैसे आपने देखा होगा कि हवा चलती है तो पत्ते सरसराहट की आवाज़ आती है उनमें से। ठीक है, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो साउंड है वो लगभग कितने डेसिबल का होता है, तो ये होता है 20 डेसिबल, है ना। ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए ध्वनि की मूल इकाई क्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब एक वर्ड देखिए अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है फिलहाल। इसमें फोनेम जो है ना, इसको चुनेंगे। फोनेम जो है ध्वनि की मूल इकाई होती है। इसको आप अगर थोड़ा सा और समझाएं तो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक वर्ड है कैट, है ना, तो कैट में 3 वर्ड लेटर है ना, 1 2 3। ठीक, तो जो है यहाँ पे जो सी है ना, तो ये होता है फोनेम। तो कैट वर्ड जो है 3 फोनेम से मिल करके बना है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल जो है ये होता है ना, यूनिट ऑफ साउंड, उसको आप फोनेम के नाम से जानते हैं। तो यही इसी को यहाँ पे कह रहे थे, ध्वनि की मूल इकाई क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फोनेम जो है, ठीक है, उसको कहते हैं ध्वनि की मूल इकाई। और जैसे सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स का मतलब होता है कि जैसे किसी भी जो भी वर्ड्स होते हैं उसको किसी सेंटेंस में अरेंजमेंट जो किया जाता है उसको सिंटेक्स बोलते हैं।
यहाँ पे मोर्फेमस जो लिखा हुआ है ना, डी विकल्प में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई वर्ड होता है ना, लिंग्विस्टिक वर्ड, तो उसकी जो बेसिक यूनिट होती है उसको बोलते हैं। सेमेंटियम क्या होता है आप जरा हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसमें देखें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारी है ना, जो बेगर्स होते हैं, इनके कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये भी 2022 में फरवरी के मंथ में जो है अराउंड इसको लॉन्च किया गया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत, स्माइल है ना, ये डी विकल्प में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो कैंसर की बीमारी जो होती है उसको रोकने के लिए यहाँ पे अनाउंस किया गया था 2022 में, ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है। इसमें ये अनाउंस किया गया था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे लगभग 36 डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र में, तो उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के थ्रू होप एक्सप्रेस जो है इसको एक एज अ सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से जो रूरल एरियाज़ के पेशेंट्स हैं कैंसर के, उनको स्वास्थ्य में उनकी क्या हेल्प हो सकती है उसको यहाँ पे जो है एड्रेस किया जाएगा। तो इसमें हम बी विकल्प को चुने। इसमें देखें बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में गंगा नदी पर उद्घाटन किए गए रेल सह सड़क पुल है ना, रेलवे भी चलेगी और जो रोड होती है, ठीक है, और अन्य वाहनों के लिए, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसको इनॉग्रेट जो किया गया था इसकी कुल लंबाई थी 14.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे बना है, मुंगेर में। इसको देखिए भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किसकी जयंती मनाने के लिए 13 फरवरी को आयोजित किया जाता है? तो जैसे 13 फरवरी अभी आने भी वाली है, तो इसमें देखेंगे कि इंडियन नेशनल वुमेन्स डे जो है ये 13 फरवरी को होता है, इंपॉर्टेंट है। और बर्थ एनिवर्सरी होती है ये सरोजनी नायडू की, विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा, जिनको कि आप ये भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी इनका योगदान रहता है, और कांग्रेस में भी प्रेसिडेंट बनती हैं ये 1925 के सेशन में, ठीक है। तो ये सब इनसे संबंधित तथ्य थे, विकल्प बी को चुनेंगे। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ हमारे स्थल हैं और किनके द्वारा उसकी डिस्कवरी की गई है ना, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो उसी क्रम में धौलावीरा जो है ना, ये गुजरात में आप देखते हैं स्थित है। तो इसकी जो खोज की गई एक तरीके से लगभग 1968 के टाइम पीरियड में जेपी जोशी है ना, जगतपति जोशी करके इनका नाम था, इनके द्वारा की गई है, ठीक है। वी के थापर जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी के 3 पेयर ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार। इसमें देखें वैदिक साहित्य जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनका सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो रचना के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक मिनट, वैदिक संहिता, ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है, ये कुछ क्रम होगा। तो बी वाला जो है इसमें सूटेबल हो रहा है। इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निर्वाण की प्राप्ति जैसे आपने टर्म सुना होगा है ना, जिसकी मुख्य रूप से बात बुद्धिज्म में भी की जाती है। तो निर्वाण से तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो निर्वाण की प्राप्ति आपको ऐसा समझ सकते हैं तब प्राप्त होगी जब आपके ये तृष्णा रूपी जो अग्नि का शमन है, यानी कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की डिज़ायर है ना, वो खत्म हो जाए है ना, किसी से अटैचमेंट हो आपका वो समाप्त हो, इग्नोरेंस आप करना सीख जाए, ठीक है, और जो है संकेंद्रित होकर, ठीक है, जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तब जा करके आप जो है ये जो साइकिल ऑफ बर्थ है ना, इससे आप जो है रिलीज होते हैं। तो उसी को निर्माण की जो है एक तरीके से व्याख्या के रूप में बताया जाता है। तो यहाँ पे बी विकल्प सी विकल्प जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो है किस काल से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से आप देखेंगे इनकी कई सारी मुद्राओं में, जैसे ध्यान मुद्रा, वितर्क मुद्रा और जैसे ये अभय मुद्रा, ये सब जो है ना मूर्तियाँ इससे संबंधित जो हमें ऐतिहासिक सोर्सेस से जानकारी देती हैं। तो उसी क्रम में जो भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति है ना, तो वो हमारी संबंधित है गुप्त काल से, जिसमें बुद्ध को दर्शाया गया है कि उनका एक हाथ जो है उनकी कह लीजिए लेफ्ट हैंड जो है वो गोदी में है और दाहिना जो है वो भूमि को स्पर्श कर रहा है। तो उसमें अर्थ ये होता है कि उस मतलब जो मुद्रा है उससे पृथ्वी को बुलाया जा रहा है बुद्ध के द्वारा, आपका जो है सत्य के जो है साक्षी बनने के लिए, ठीक है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसी के संबंध में इस मुद्रा का जो है संबंध है, तो उसको दिखाया गया है इस माध्यम से। तो गुप्त पीरियड जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा।
अब देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जो यहाँ पे कह लीजिए स्थितियां दी हुई हैं, तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तो दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म को आप देखेंगे तो लगभग सिमिलर ये टाइम पीरियड में चलते रहते हैं हिस्ट्री में। तो अगर इनकी मान्यताओं के संबंध में देखेंगे तो जो वेद हैं, है ना, तो उनकी प्रामाणिकता के प्रति अनास्था दोनों में देखी जाती है। और जो कर्मकांड हैं वैदिक लिटरेचर के संबंध में या वैदिक जो ये कर्मकांड है ना, उनकी फलवत्ता का निषेध, है ना, ये भी ये नहीं मानते हैं। तो जो भी रिचुअल्स है उसका प्रोहिबिशन और वेद की जो प्रामाणिकता है उसके प्रति आस्था दोनों में समान रूप से है। विकल्प ए जो है ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसमें हम ई विकल्प जो है इसको चुनेंगे यहाँ पे। देखिए, भारत में दो प्रकार के लोगों के बारे में आपने सुना होगा, एक आस्तिक और दूसरे नास्तिक, ठीक है। तो तमाम लोग अब इनकी अलग अलग परिभाषाएं देने लगे हैं, परंतु अगर हम प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भ में देखें, ठीक है, तो जब इन चीज़ों का एक तरीके से उदय होता है, ठीक है, नास्तिक संप्रदाय और आस्तिक संप्रदाय, तो इनमें मुख्य रूप से जो लक्षण था इनको विभेद करने का वो ये था कि जो वेद हैं हमारे चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, उनको जो आस्तिक हैं वो मानते थे और जो नास्तिक हैं वो उनकी प्रामाणिकता, है ना, जो ऑथेंटिसिटी है उसमें नहीं मानते थे, ठीक है। तो बस जो ये मुख्य रूप से विभेदक लक्षण है इनका। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था, ठीक है। तो जो फॉरेन इन्वेडर आप जानते हैं सिकंदर काफ़ी महान भी माना जाता है, ठीक है। तो ये इसने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया, तो यहाँ पे हराने वाले जो राजा हैं इनका नाम है पुरु, जिसको पोरस के नाम से भी आप जानते हैं। और नदी का संबंध देखिएगा, झेलम नदी का जो तट है वो संबंधित है। आगे देखिए, मौर्य प्रशासन, है ना, मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो कई सारे कर लिए जाते थे तथा उनसे संबंधित अधिकारी जो हैं उनकी काफ़ी चर्चा जो है एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, जैसे शुल्काध्यक्ष, है ना, न्यायाध्यक्ष, ऐसे तमाम पौतवाध्यक्ष, ये सब पोस्ट होती थी। तो उसी क्रम में यहाँ पे एक प्रकार का जो है जुर्माना कह लीजिए, ठीक है, ये जुर्माना है, टैक्स नहीं है। तो पंकोदक सन्निरोधे ये टर्म हो सके तो याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार का जो जुर्माना लिया जाता था तो ऐसे लोगों से लिया जाता था जो सड़कें जो होती थी सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए, उस पर जो लोग कीचड़ फैलाते थे उनको गंदा करते थे। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो संदर्भ ये है कि कुछ अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं और किस शासक से, है ना, जो एंशिएंट हिस्ट्री के रहे उनसे संबंधित है। तो भीतरी अभिलेख जो आप देखते हैं ये आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वहाँ पे एक जो है इंस्क्रिप्शन है ये, तो ये संबंधित है स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड से, है ना। स्कंदगुप्त के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इस हमारे जो पिलर इंस्क्रिप्शन है भीतरी इससे मिलती है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी की जो तीन है ये हमारे बिल्कुल ठीक है। आगे देखें, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था। तो देखेंगे चालुक्य किंग जो है पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन पर, ये नर्मदा नदी जो है इसके तट पर इनके मध्य जो है विजय हुई थी पुलकेशिन की 618 AD, ठीक है। तो वर्ष ध्यान रखेंगे, विकल्प बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ पे स्थित हैं ये बताना है। तो देखेंगे ये हिंदू सनातन रिलीजन में इनको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिलोसफर माना जाता है आदि शंकराचार्य को। तो इन्होंने जो है देखेंगे भारत के चार दिशाओं में चार मठ जो है स्थापित किए मुख्य रूप से। तो अब देखेंगे नॉर्थ में जो है आपका हो जाएगा ये जोशी मठ, ठीक है, और वेस्ट में हो जाएगा द्वारका, ईस्ट में हो जाएगा पुरी, और ये साउथ में हो जाएगा श्रृंगेरी जो कहाँ पे है कर्नाटक में, ठीक। तो विकल्प हमारा सी जो है ये बन जाएगा करेक्ट। अब दिल्ली सल्तनत के संबंध में कौन सा ऐसा प्रथम दिल्ली का सुल्तान था जिसने घरी कर लगाया था, ठीक है, घरी। तो ये जो है इसको हाउस टैक्स भी कह सकते हैं, ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित है। तो सल्तनत कालीन कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और किसने उसकी स्थापना की उसका पेयर है। तो दीवान ए बंदगान जो है फिरोज तुगलक, पहला वाला ये ठीक है। अगर हम अन्य जो यहाँ पे लिखे हैं इसकी बात करें, दीवान ए मुस्तक राज जो है इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए कोही, ठीक है, इसको दीवान ए अमीर कोही कहा जाता है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था, तो इसको ये तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था। और दीवान ए अर्ज जो है ये आपका मिलिट्री का डिपार्टमेंट होता था, इसको बलबन ने किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे सभी। इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये भी सल्तनत कालीन कुछ जो ये
स्थापत्य हैं उनकी सूची है। तो इसमें सी विकल्प में जो है ना, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद होना चाहिए यहाँ पे। अजमेर में नहीं है, दिल्ली में है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड की। तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी की ये 3 जो है ये ठीक है। इसमें देखिए कौन सा सुमेलित है, तो ये हमारे जो फिलोसफिकल टाइप्स हैं, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं वैदिक हिस्ट्री में, तो उपनिषद का जो वेदांत वाला भाग है उसका और जो फर्दर डिवाइड किए गए हैं सब पार्ट्स में उसको 6 भागों में, तो उसी के 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर हम देखें तो द्वैतावाद जो माध्वाचार्य ये सही बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम अद्वैतवाद की बात करें तो इसके जो प्रतिपादक हैं आदि शंकराचार्य हैं, ठीक है। फिर है विशिष्ट द्वैतावाद, इसकी बात करें तो ये जो है ये रामानुज से संबंधित है। और द्वैतवाद जो है ये निम्बार्क से संबंधित है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे थे, 2 जो और हैं, शुद्ध द्वैतवाद है वल्लभाचार्य से संबंधित, और अचिंत्य भेद का जो कॉन्सेप्ट है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया गया उसको। तो इनको भी ध्यान रखना है, ये कुल जो है सारे के सारे ठीक है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट था। और यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज देख लीजिए, रिवाइज करते चलिए। आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय।